Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding tax free budget. यहाँ पर जो है एक budget deficit tax free budget जो है पेश किया गया है in the state. तो ये कल आप लोगों को obviously those who are in this those who belong from the state of Assam, they might know that a budget has been presented. So ये एक important topic रहेगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, जहाँ पर क्या क्या बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो किए गए हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है. सेकंड इज ये सिप्री का एक रिपोर्ट आया. ठीक है. ये इसने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर्स आफ्टर यूक्रेन इज इंडिया. तो इंडिया काफ़ी लार्ज नंबर पे जो है आर्म्स को, एम्यूनिशंस को इंपोर्ट करता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है. हर साल रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ किया जाता है बाय सेपरेट सेल्फ. सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा. लास्ट इज ओवर 6 लाख केसेस आइडेंटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ टीबी कंट्रोल कैंपेन. तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसपे रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. कुछ जैसे हम लोगों ने कल एनिमल्स के बारे में बात किया था, वैसे मैं आपको एक दो बीमारियों के बारे में बता दूंगी जो ऑफन रिपीटेड है. ठीक है. तो उनका क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस बहुत हाई रहता है. तो आज के लिए ये तीनों न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. वन बाय वन let us dissect all the news. ठीक है. So first is श्रीमती अजंता न्योग जी ने जो है यहाँ पर बजट जो है आसाम बजट 25-26 जो है वो प्रेजेंट किया है. और ये एक टैक्स फ्री डेफिसिट बजट है. ठीक है. डेफिसिट बजट क्या होता है? डेफिसिट बजटिंग हम तब करते हैं लेट्स से व्हेन हमारा जो एक्सपेंडिचर है और जो हमारा रेवेन्यू क्या है, जो पैसा हम अर्न करते हैं, और जो एक्सपेंडिचर क्या है, जो पैसा हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर इज जो हम खर्चा करते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं डेफिसिट बजटिंग. ठीक है. अब वो डेफिसिट बजटिंग को उस कवर करने के लिए क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, हमसे एक्स्ट्रा जो है टैक्सेस वो चार्ज करती है. ठीक है. हमें एक्स्ट्रा जो टैक्सेस चार्ज करते हैं. सो इस बार के बजट में क्या हुआ, जो डेफिसिट बजटिंग है उसका जो एक्स्ट्रा टैक्सेस है वो हमें चार्ज नहीं किया जा रहा है. इसीलिए इसको एक टैक्स फ्री बजट जो है वो क्या कहा जा रहा है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, टैक्सेस लगाए जाएंगे, लेकिन डेफिसिट बजटिंग पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा. जैसे इसमें कुछ बहुत सारे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. जैसे सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलेगा अंडर NFSA प्रोग्राम का. और प्रोफेशनल टैक्स जो है 15,000 रुपये तक जो है वो नहीं देने लगेगा. आप नहीं दे, मतलब आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है. थर्ड क्या है, MSP पे स्टेट का सपोर्ट मिलेगा. और फोर्थ क्या है, टैक्स हॉलीडे ऑन ग्रीन टी लीव्स. जो ग्रीन टी लीव्स है उस पर टैक्स हॉलीडे, मतलब टेम्परेरी समय के लिए अगर कोई टैक्स माफ़ किया जाए उसको क्या कहते हैं हम, टैक्स हॉलीडे. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखें बजट के कुछ स्निपेट्स देखते हैं. ठीक है. हम पहले बजट के कुछ स्निपेट्स देखते हैं. पहला तो है कि पेंशन दिया जाएगा विडोज़ को अंडर अरुणोदय स्कीम. ठीक है. विडोज़ पे जो है वो उनको पेंशन दिया जाएगा अरुणोदय स्कीम के अंतर्गत. फिर क्या है, MLA हॉस्टल एंड यहाँ पर क्या है, असेंबली बिल्डिंग इन डिब्रूगढ़ में आपको पता है सेकंड कैपिटल बनाया जा रहा है, तो एक सेक्रेटेरिएट के रूप में वहाँ पर क्या है, MLAs का हॉस्टल भी है और असेंबली एक बिल्डिंग भी बनाया जाएगा. ठीक है. सॉरी अबाउट दैट. 10th आसाम पुलिस बटालियन को जो है शिफ्ट किया जाएगा गुवाहाटी से सोनापुर तक. सोनापुर जो है उसको शिफ्ट किया जाएगा. फोर्थ क्या है, न्यू मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा, दौरांग में, होजाई में एंड हाइलाकांदी में. ठीक है. फिफ्थ क्या है, प्रोटोन थेरेपी किया जाएगा गुवाहाटी में. ठीक है. 550 करोड़ प्रोटोन थेरेपी सेंटर जो है बनाया जाएगा. तो फोर्थ क्या है, डिब्रूगढ़ पॉलिटेक्निक को एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा. ठीक है. और 20,000 रुपये तक का सैलरी दिया जाएगा उन टीचर्स को जो बोनिकांता काकोटी कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो टीचर्स हैं उनको 20,000 तक का सैलरी दिया जाएगा. 5 रुपये पर लीटर दूध पे सब्सिडी दिया जाएगा डेयरी फार्मर्स को. ठीक है. अगर 10 रुपये है तो उसमें 5 रुपये, जो अगर 10 रुपये खर्चा करना पड़ता है एक फार्मर को तो उस पर अब 5 रुपये का सब्सिडी सरकार देगी पर लीटर पे. अभी अगर वो 100 लीटर हुआ तो उस पर आप हिसाब अपना लगा सकते हैं. ठीक है. फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर करने के लिए उसको अब 1% से घटा के 0.5 कर दिया गया. तो रजिस्ट्रेशन फ़ी में कमी जो हमें देखने को मिला है. लैंड गवर्नेंस बैंक इन रेवेन्यू सर्कल्स पे क्या है, लैंड गवर्नेंस बैंक किया जाएगा. ऑनरेरियम ऑफ गांव प्रधान राइज फ्रॉम 9,000 to 14,000. जो गांव प्रधान जो है उनको अब 9,000 रुपये से उनका पैसा बढ़ा के, उनका सैलरी बढ़ा के, ऑनरेरियम बढ़ा के अब वो 14,000 किया गया है. न्यू आसाम भवन इन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली में और एक मुंबई में आसाम भवन जो है ओपन किया जाएगा. मास रिसाइटेशन ऑफ ऑल मोर अपुनार डेक कवरिंग 1 crore सिटीजन फ्रॉम रिस्पेक्टिव लोकेशन. ये जो हमारा जो सॉन्ग है स्टेट का
ओम और अपुना देख, उसको एक साथ 1 करोड़ लोग जो है गाएंगे, रिसाइट करेंगे। ऑनरेरियम ऑफ जल मित्रास टू बी इंक्रीज बाय 1000, सिमिलर जैसे गांव प्रधान का, वैसे जल मित्रास का 1000 रुपये से इंक्रीज किया जाएगा। 10 एस्ट्रोनॉमी लैब्स जो है खोला जाएगा इन रूरल एरियाज। 25 रुपीज़ 25 करोड़ का क्लाइमेट सेंटर खोला जाएगा। और एक और यहाँ पर क्या स्निपेट है कि कंट्री लिकर शॉप, ठीक है, जो भी गांव रूरल एरिया में जो लिकर शॉप जो है वो उनको लाइसेंस के द्वारा प्रॉपर जब वो लाइसेंसिंग करेंगे तो उनको लाइसेंस देके वो अपना लिकर शॉप चला सकते हैं। दीज आर दी बजट स्निपेट्स हियर, ठीक है। बजट में क्या क्या अनाउंस किया गया, अगर आप देखें डेफिसिट जो है हमारा, जो बजट डेफिसिट है वो कितना है 620.27 करोड़ का है, ठीक है। 620.27 करोड़ का हमारा डेफिसिट बजटिंग है, ठीक है। हमारा बजट जो है, बजट डेफिसिट कितना है 620.7 करोड़ का, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पर अगर देखें एक्सपेंडिचर वर्सेस रिसीट में देखा, हमारा टोटल रिसीट कितना आया है, हमारा टोटल रिसीट आया है 2,62,930 करोड़, ठीक है। तो ये हमने कमाया है। और उसके बाद क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा खर्चा कितना होगा 2,60,959, ऑलमोस्ट हमारे पास सरप्लस है इस महीने, इस साल जो है हमारे पास बजट सरप्लस में है। 2,000 करोड़ रुपए का हमारा जो है सरप्लस है, बजट सरप्लस जो है वो हमारा 2,000 करोड़ का है। लेकिन जब ओपनिंग डेफिसिट है, ठीक है, ओपनिंग डेफिसिट जो है ये 2,547 करोड़ का है, ठीक है। अभी उसके कारण क्या है, ओपनिंग डेफिसिट, ठीक है, ओपनिंग डेफिसिट इज 257 करोड़। अगर आपने सरप्लस में से अगर इसको माइनस कर दिया तो आपके पास बजट डेफिसिट कितना है, बजट डेफिसिट इज 620.27 करोड़। ये सारे डेफिसिट्स आप पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो सरप्लस है, हमारे जो एस्टिमेट्स का जो सरप्लस है, एस्टिमेटेड सरप्लस इज ऑलमोस्ट 1954 करोड़ जो है हमारे पास सरप्लस है। लेकिन बजट डेफिसिट जो है वो कितना आया है, हमारे एस्टिमेशन के अनुसार इट विल बी अराउंड 620.27 करोड़। लेकिन ये खास बात क्या है, ये बजट जो है इसमें कोई न्यू टैक्स लगा के यहाँ पर बजट को कवर नहीं किया जाएगा, इसीलिए इसको एक टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, आसाम के प्रोग्रेस में रिफॉर्म बहुत सारे लेकर आए ताकि हम अपने यूनिक हेरिटेज को प्रिजर्व कर सके, ठीक है। एक्सपेंडिचर ग्रोथ जो है ये कितना है, हमारा बजट एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा हमने 250% से बढ़ाया है। और प्रीवियस ईयर से 85% जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिला। तो हमने जो अपना एक्सपेंडिचर पे हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है देखने को मिला है, ठीक है। सब्सिडी स्कीम में अगर आप देखें, गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेगी सब्सिडी में, 1 किलो मसूर दाल, ठीक है, मसूर का जो दाल होता है, और 1 किलो शुगर, 1 किलो नमक एट सब्सिडाइज रेट फॉर NFSA राशन कार्ड होल्डर। जिनके पास राशन कार्ड है उनको 1 किलो मसूर दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक जो है ये सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा। और एडिशनली 1 किलो मसूर दाल जो है फैमिली को दिया जाएगा जिनके मोर देन 5 मेंबर्स है। तो जैसे अगर आपके फैमिली में 6 लोग हैं तो आपको 2 किलो मसूर दाल जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और सब्सिडीज़ जो है ये कैसा रेट पे मिलेगा आपको, 25 रुपये किलो for masoor dal. It's very very less. If you go to market and ask for 1 kilo of masoor dal, I think it is around 90 to 100 rupees. It varies from place to place, but it is a really really lowered price, ठीक है। सब्सिडाइज रेट पे जैसे 25 रुपये पर किलो मसूर दाल इज़ वेरी लेस। 20 रुपये चीनी, चलिए चीनी तो वैसे भी सस्ती है, ठीक है। 10 रुपये फॉर सॉल्ट, ठीक है। तो ये इस स्कीम के लिए, सब्सिडी स्कीम के लिए 370 करोड़ जो है ये स्कीम को एलोकेट किया गया है। सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव में अगर आप देखें तो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस हुए। अरुणोदय, और अरुणोदय के में अंदर ही जो विडोज़ है उनके लिए भी पेंशन का स्कीम है। फार्मर्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऑनरेरियम्स भी इंक्रीज़ हुआ है फॉर जल मित्रास एंड गाँव प्रधान, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स प्रपोजल्स है, ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा जो कोई 15,000 रुपये पर महीना कमा रहे, जो कि उनको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, SGST, स्टेट का जो GST है वो रीइम्बर्समेंट मिलेगा जो भी बेल मेटल इंडस्ट्रीज़ पे एसोसिएटेड है। मतलब आपने जितना GST भरा वो आपको रीइम्बर्स हो जाएगा, वापस आपको ये पैसे जो है ये दे दिया जाएगा। सो इट इज़ ये काफ़ी अच्छा है फॉर द बेल मेटल इंडस्ट्री, बिकॉज आवर बेल मेटल एंड ब्रास मेटल इंडस्ट्री आर रियली स्ट्रगलिंग। सो दिस टाइप ऑफ स्कीम्स रियली इंसेंटिवाइज देम, ठीक है। फिर क्या, एक्सटेंशन ऑफ टैक्स हॉलीडे ऑन ग्रीन टी लीव्स फॉर 2 more years। जो टैक्स हॉलीडे मतलब ये जो ग्रीन टी लीव्स है ना, उस पर कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है एक्सटेंशन उसका किया गया है, ठीक है। ग्रीन टी लीव्स पे जो भी
कमा रहे हैं उस पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो वो जो टैक्स हॉलीडे 2 साल के लिए और इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बजट के कुछ इंपॉर्टेंट स्निपेट्स थे जिनको हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है एंड आपको भी होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो और हमारा जो जीडीपी हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है इट इज़ वेरी लेस, ठीक है, कंपैरेटिवली दूसरे अगर हम स्टेट से कंपेयर करें इट इज़ लेस, बट नॉट जितना हमारा टारगेट है उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, बट बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है इट इज़ रियली रियली लेस, ठीक है। ये भी हमारे बजट में कल मेंशन किया गया था, ठीक है। ओके, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग हमारे जो आर्म्स और एम्यूनिशंस का जो सबसे बड़ा सप्लायर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर है या फिर बायर है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट arms buyer after Ukraine in 2020 to 2024 says SIPRI का रिपोर्ट कहता है कि यूक्रेन ने इंडिया के बाद इंडिया से पहले मतलब यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है 2020 से लेकर 2024 तक, ऑब्वियसली बिकॉज दे वर फेसिंग अ वॉर, बट उसके बाद इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है हमारे जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है उसको सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसने किया है, इंडिया ने इंपोर्ट किया, ठीक है। यूक्रेन इन्वॉल्व इन अ वॉर विद रशिया फॉर द पास्ट 4 years बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बिटवीन 2020 एंड 2024। 2020 से लेकर 2024 तक यूक्रेन में सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट किया है, क्लॉकिंग नियरली 100-fold राइज इन इंपोर्ट कंपेयर टू फिगर्स इन 2015 to 2019। 100 फोल्ड्स इंक्रीज, 100 टाइम्स इंक्रीज जो है उनका इंपोर्ट्स में देखने को मिला है कि यूक्रेन ने इतना ज़्यादा जो है आर्म्स और एम्यूनिशन को इंपोर्ट किया है। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर, दो द ट्रेड फिगर्स डिक्रीज बाई 9.3% बिटवीन 2015 to 19 एंड 2020 to 24 शो दैट डेटा फ्रॉम द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री का जो रिसर्च है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हमने क्या देखने को मिला कि आफ्टर यूक्रेन इंडिया ने सबसे ज़्यादा आर्म्स को इम्पोर्ट किया। ऑब्वियसली वी लिव इन सच अ हॉस्टाइल नेबरहुड जहाँ इतना हॉस्टिलिटी है, तो वहाँ पे हमें अपने सेफ्टी के लिए फॉर आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वी हैव टू import so much of arms and ammunitions, ठीक है। The country was the biggest arm export destination for both Russia and France। यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है इंडिया और फ्रांस के लिए रशिया ने जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर इंपोर्ट किया है, बट फिर भी जो वॉल्यूम है ट्रेड का अगर आप वॉल्यूम देखें इंडिया के लिए सबसे बड़ा अभी भी मॉस्को ही है, ठीक है, रशिया ही है, हम सबसे ज़्यादा अभी भी रशिया से खरीदते हैं, बट अगर फिर भी हम इसका वॉल्यूम देखें ट्रेड का अगर हम वॉल्यूम देखें इट इज़ मच 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 रिड्यूस, ठीक है। चाइना ड्रॉप्ड आउट द लिस्ट ऑफ टॉप 10 आर्म इम्पोर्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1990 to 1994 शोकेसिंग इट्स एक्सपैंडिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाइना ने जो है ये लिस्ट में ही नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपना जो खुद का जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है हर सेक्टर में कि अब वो अब एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में निखर के आ चुका है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ग्लोबल इम्पोर्टर, ठीक है। इम्पोर्टर की जगह पे अब वो एक एक्सपोर्टर देश के रूप में हम उसको देख सकते हैं। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स 36% केम फ्रॉम रशिया, जो कि 2015-16-19 के कंपैरिजन में देखें तो वॉल्यूम ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। पहले हम 50% से ज़्यादा हम रशिया से मंगाते थे, बट वो रिड्यूस होकर 36% हुआ है। और अगर आप 2010 से 14 तक देखें तो हम 72% जितने भी आर्म्स और एम्यूनिशंस है वो सब हम रशिया से मंगाते थे। तो आप देख रहे कि साल दर साल हम जो है रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं। आर्म्स इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान ग्रू बाय 61% बिटवीन 2015 to 2019। चाइना बिकेम इवन मोर डोमिनेंट एज इट्स सप्लायर। चाइना जो है वो सप्लायर के रूप में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा, अकाउंटिंग फॉर 81% ऑफ पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्ट इन 2020-24। तो जो 2020 से 24 तक का ये जो टाइम पीरियड था उसमें चाइना ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ चाइना से खरीदा है। तो सप्लायर के रूप में आप देख सकते हैं कि चाइना हैज़ शिफ्टेड इट्स अप्रोच फ्रॉम बीइंग अ इम्पोर्टर टू बीइंग एन एक्सपोर्टर, ठीक है, ऐसा सिप्री के रिपोर्ट ने कहा है। वाइल यूरोपियन आर्म्स इंपोर्ट ओवरऑल ग्रू बाय 155% बिटवीन द सेम पीरियड एज कॉन्टिनेंट रीआर्म्स इटसेल्फ, द यूएस फर्दर इंक्रीज्ड इट्स ग्लोबल आर्म्ड एक्सपोर्ट टू 43% वाइल रशियाज एक्सपोर्ट फेल बाय 64%। तो यूएस में अगर आप देखें यूएस का जो हिस्सा है उन्होंने वो इंक्रीज़ किया है, वॉल्यूम जो है वो उन्होंने एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ किया है बाय 43%, लेकिन रशिया का अगर आप देखें तो 64% से रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जो आर्म एक्सपोर्ट है उसमें ये सिग्निफिकेंट एक रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट बाय
रशिया, एक्सपोर्ट बाय रशिया की तरफ से हमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फ्रांस जो है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंट्री है फ्रांस। फ्रांस जो है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में निकल के आया है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में कौन निकल के आया है? फ्रांस। 4 कंट्रीज इन एशिया एंड ओशिनिया, 4 देश जो है ये कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो 4 देश है ये टॉप लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स ग्लोबली के रूप में हमें देखने को मिले हैं। अगर हम ये मैप भी देखें ना, अगर आप ये देखेंगे तो नॉट अ मैप बट अ ग्राफ देखेंगे तो सबसे पहले है यूक्रेन, देन वी हैव इंडिया, देन वी हैव कतर, ठीक है, देन वी हैव सऊदी अरेबिया, देन वी हैव पाकिस्तान, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 5 है, टॉप 5 जो है, टॉप 5 जो है ये देश है। और ये जो टॉप 5 देश है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के रूप में ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। रशिया ने जो है 33 मेजर कंट्रीज़ में अपना जो है डिलीवरीज जो है दिया है। सबसे ज़्यादा 3 देशों में दिया है। सबसे पहले तो देखिए इंडिया में, इंडिया अभी भी भले ही वो हम उनका रिड्यूस हो गया हो, इंडिया और रशिया का पार्टनरशिप जो है वो रिड्यूस हो गया, फिर भी यहाँ पर तब भी 38% जो है उन्होंने एक्सपोर्ट they have done it to Russia, they have done it to India, then 17% जो है चाइना को भेजा है और कजाकिस्तान को 11% जो है इन्होंने बेचा है, आर्म्स जो है ये बेचा है। एट द सेम टाइम फ्रांस एक्सपोर्टेड टू 65 कंट्रीज एंड इट्स ये जो है 65 देशों में, फ्रांस ने 65 देशों में अपना जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को भेजा है, मेजॉरिटी वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ गया है, ठीक है, और कुछ कुछ इंडिया की तरफ में भी आया है। This was mainly due to deliveries of combat aircraft to Greece and Croatia and arms supplies to Ukraine after Russia full-scale invasion in 2022। और ये फ्रांस का क्यों हुआ है? सबसे ज़्यादा उन्होंने ग्रीस में भी भेजा है, क्रोएशिया में भेजा है और साथ ही यूक्रेन में भी भेजा है बिकॉज ऑफ द फुल स्केल इन्वेजन डन बाय रशिया इन 2022। नेवरदलेस इंडिया रिसीव बाय फार द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फ्रेंच एक्सपोर्ट्स। सबसे ज़्यादा फ्रेंच एक्सपोर्ट जो है ये 28% जो है आप देखेंगे इंडिया की तरफ भेजा है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया को सबसे ज़्यादा बेचा गया है। इंडिया इज़ दी बिगेस्ट ग्लोबल इम्पोर्टर, ठीक है, इम्पोर्टर ऑफ जो हमारा मशीनरी गुड्स है ना, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है? इंडिया है। सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है मेजर आर्म्स फ्रॉम फ्रांस। और उसके बाद क्या है? सेकेंड इंडिया के बाद अगर आप देखें सेकेंड लार्जेस्ट फ्रांस ने सबसे ज़्यादा कतार को भेजा है, ठीक है, कतार को भेजा है। इंडिया इज इंक्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम ऑफ द मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम फ्रांस इंक्लूडिंग 36 राफेल फाइटर जेट्स, 6 स्कॉर्पिन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स एंड हैज़ मोर मेगा डील्स लाइंड अप। तो हमने बहुत सारे 36 राफेल का है, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स के बहुत सारे हमने यहाँ पर ऑर्डर्स जो है वो प्लेस किए हैं, ठीक है। मीनवाइल डील्स फॉर 26 राफेल एम जेट्स एंड 3 सबमरीन्स आर सेट टू बी कंक्लूडेड वेरी सून। तो आप देख पाएंगे कि फ्रांस से भी हमने बहुत ज़्यादा जो गुड्स है वो हम लोगों ने खरीदा है। एंड यही चीज़ें जो है हमारा बिल्स, इम्पोर्ट बिल्स है, इनको इंक्रीज़ करती है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अगर आप स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर आप सिप्री का रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सिप्री इज़ एन इंडिपेंडेंट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करता है कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स एंड आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट्स के लिए, ठीक है। देखता है कि क्या कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कौन कितना आर्मामेंट कर रहा है, कोई न्यूक्लियर पावर तो यूज़ नहीं कर रहा है, कौन कितना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है खरीद बेच रहा है, ठीक है। अगर उसका हेडक्वार्टर देखें तो ये कहाँ है? सोलना में है। सोलना इज इन स्वीडन, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इन 1966, सिप्री प्रोवाइड्स डेटा एंड एनालिसिस रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्स एंड टू द पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया, इंटरेस्टेड पब्लिक। सबको ये रिपोर्ट अपना इंडिपेंडेंट है, अपना ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और वो रिपोर्ट को आगे सबको पास ऑन करवाते हैं, ठीक है। सो दिस इज न्यूज़ रिगार्डिंग जो सिप्री का रिपोर्ट आया है। सिप्री का रिपोर्ट एक मेजर रिपोर्ट रहता है, हमें पता चलता है कौन कितना इंपोर्ट कर रहा है, कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड रियली डिपेंडेबल जो है, आपको डिपेंडेबल जो है ये सोर्स ऑफ न्यूज़ रहता है, ठीक है। डेटा जो है काफ़ी डिपेंडेबल रहता है, आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। We can move to the last news. The last news is over 6 lakh cases identified as a part of TB control campaign. Okay, तो TB जो है, TB जैसी कुछ बीमारियां, मैं आपको 1-2 बीमारियों के बारे में बता देती हूँ। हमारी गवर्नमेंट का फोकस किस में अगर आप देखें, ट्यूबरक्लोसिस में है, एनीमिया में है, ठीक है, वी हैव थैलेसीमिया, ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी पे हमारा बहुत फोकस है, प्रोटीन डेफिशिएंसी पे हमारा काफ़ी फोकस है। और वी हैव कैंसर, कैंसर पे यू विल गेट क्वेश्चन ऑन कार्ड सेल थेरेपी, ठीक है। वी हैव फोकस ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, इनको हमें रिड्यूस करना है। कल पर उससे पहले हमने एक बार डिस्कस भी किया था।
और देर आर सम मोर एनीमिया है, वी हैव आयरन डेफिशिएंसी एंड यस दीज आर दी, पहले आप ये कुछ बीमारियां हैं जो स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कार्ड सेल थेरेपी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को रिड्यूस करना, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज़ वन बीमारी जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एनीमिया एक बीमारी है जो कि 2023 में भी आया था, पूछा जाने का बहुत हाई चांसेस है। एनीमिया बुक भारत जो है हमारा विजन है। थैलेसीमिया है, वी हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। प्रोटीन को कैसे इंक्रीज करें, तभी आप देखेंगे मिलेट्स जैसे प्रोग्राम जो है, या फिर ये जो आज भी अगर आप देखें स्टेट गवर्नमेंट मसूर दाल क्यों दे रही है, बिकॉज दालों में प्रोटीन होता है, ठीक है। सो ये टाइप के आपको कुछ कनेक्शंस जो है वो ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो ये इसमें टीबी जो है एक बीमारी है जो बहुत 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 ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसीलिए आपको कवर करना है, ठीक है। 6.1 लाख ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स हैव बीन नोटिफाइड अक्रॉस द कंट्रीज, एंड ऑफ देम 4.3 लाख हैव बीन डायग्नोस्ड, एंड in the intervention 455 intervention district that were part of Union Health Ministry's 100-day intensified TB elimination campaign on December 7 last year। तो यहाँ पर क्या है, 6.1 जो है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किया है, जिसमें 4.3 लाख जो है वो डायग्नोस्ड हो चुके हैं, और इन दी 45 इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे टीबी का बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। जैसे जो आपके जैसे दार्जिलिंग के आसपास जो नॉर्थ बंगाल वाला पार्ट है, वहाँ पे बहुत टीबी का प्रेवलेंस है। इन दी ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ बहुत टीबी का प्रेवलेंस है, जहाँ मतलब ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, ऐसे 455 डिस्ट्रिक्ट जो है इनको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा टीबी का जो है सबसे ज़्यादा टीबी का जो सबसे ज़्यादा मतलब फैला हुआ बीमारी जो फैला हुआ है वो इन्हीं कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर इंटरवेंशन के लिए ये स्कीम जो है लाया गया है, ये कैंपेन जो है लाया गया है। द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू स्क्रीन एंड टेस्ट फॉर टीबी अमंग पीपल बिलोंगिंग टू वल्नरेबल एंड हाई रिस्क ग्रुप। ऑब्वियसली जो वल्नरेबल और हाई रिस्क ग्रुप है उनके लिए ये लॉन्च किया गया था कैंपेन। 100-day टीबी मुक्त भारत अभियान इज एन आउटकम ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी फॉर अर्ली टीबी आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्विंग ऑफरिंग एक्सरे स्क्रीनिंग टू हाई रिस्क पॉपुलेशन सच एज इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज एंड पीपल लिविंग विद HIV। क्योंकि इनके जो भी बीमारियां होती है जैसे कैंसर है या फिर HIV है या डायबिटीज़ है, यस यहाँ पर एक डायबिटीज़ भी लिख लीजिएगा, एंड ओबेसिटी, ठीक है। ये कुछ बीमारियां हैं जो आपको अच्छे से करना है, टेक अ लुक ऑफ इट। एंड यहाँ पर क्या है कि जो जैसे HIV है या फिर डायबिटीज़ जिनको है, इनका इम्यून सिस्टम इज़ कॉम्प्रोमाइज, राइट। सो इनको जो है सबसे ज़्यादा टीबी होने का चांसेस रहता है। तो ये जो 100-day टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत दे हैव स्क्रीन्ड वेरियस पीपल जो है इनको स्क्रीन किया गया है जो कि पहले से डायबिटिक है या HIV है, और उनका जो है एक्सरे जो है रिपोर्ट के द्वारा पता चल जाता है ना कि लंग्स में पल्मोनरी टीबी है, नॉन पल्मोनरी टीबी है, तो वो पता चल जाता है। तो जब एक्सरे रिपोर्ट के तहत जो है आइडेंटिफाई किया गया है कि 6.1 लाख पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। बाय डिप्लॉइंग अल्ट्रा पोर्टेबल हैंड हेल्ड एक्सरे यूनिट्स, क्या है पोर्टेबल हैंड हेल्ड जो एक्सरे यूनिट्स है, कंडक्टिंग इसमें कैसे क्या है कंडक्ट किया है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुआ है, ठीक है। डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुआ है, बोथ सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स वेर टेस्टेड, क्योंकि ये आपके जो आप जब मतलब इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, राइट। अगर आप स्नीज करेंगे तो भी आपको टीबी हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान की हो, ठीक है। तो जो भी जिनको जो सिम्टोमेटिक है उनका तो टेस्ट हुआ, लेकिन जो एसिम्टोमेटिक है उनका भी टेस्ट हुआ। पॉजिटिव एक्सरे रिजल्ट्स वेर देन कन्फर्म बाय NAAT, जो कि एक एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो पे एक्सरे के बाद किया जाता है, उससे एक कन्फर्मेशन मिलता है, लीडिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल एसिम्टोमेटिक टीबी पेशेंट, ए सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड। तो जो एसिम्टोमेटिक होता है, उनके भी सिम्टम्स नहीं आते लेकिन वो खुद भी इन्फेक्टेड होते हैं, तो वैसे जो है एसिम्टोमेटिक जो लोग हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। इंडिया फेसेस द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टीबी एपिडेमिक विद इन्फेक्शन स्टिल अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो टीबी का प्रॉब्लम जो है अभी भी स्टिल इट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन फेस्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। द कंट्रीज टीबी इंसिडेंस हैज इंक्लाइंड बाय 17.7% 2015 से 2023 तक इंक्लाइन ही हुआ है, बिकॉज दिस इज़ वन कम्युनिकेबल डिजीज़, और हम जो है हमारा गोल जो है 2025 तक टीबी मुक्त भारत जो है हम बनना चाहते हैं। एंड दिस इज़ वन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दिस टाइप ऑफ स्क्रीनिंग्स करके, एडवांस टेस्टिंग करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जो है इस डिजीज़ को बिल्कुल यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे, एलिमिनेट करना चाहेंगे एटलीस्ट, ठीक है।
सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये कुछ बीमारियां हैं जो मैंने आप लोगों को नोट डाउन कराई, ये बहुत बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर थरो रिगार्डिंग दी सेम, ठीक है। All right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.